समंदर के बीचों बीच एक ऐसा भू राजनीतिक बवंडर उठ रहा है जो भारत के लिए एक नया सिरदर्द बन गया है। एक वक्त था जब हमें लगता था कि समुद्री खतरा सिर्फ चीन या पाकिस्तान से है, लेकिन आज खेल में एक नया और बहुत ही अप्रत्याशित खिलाड़ी आ गया है, ईरान। जरा सोचिए, एक कप्तान अपनी पत्नी को घबराहट में फोन करता है और बस इतना ही कह पाता है। ये कैप्टन विनोद परमार के आखिरी शब्द थे। उन्हें अंदाजा था कि आगे क्या होने वाला है। उन्हें पता था कि एक बार पकड़े गए तो परिवार से बात करना भी मुमकिन नहीं होगा, और इसी एक कॉल ने इस पूरी घटना की इंसानी कीमत को सामने लाकर रख दिया। और यहाँ ये समझना जरूरी है कि ये कोई समुद्री लुटेरों का काम नहीं था। नहीं, ये एक सोची समझी कार्रवाई थी जिसे अंजाम दिया ईरान के सबसे ताकतवर इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने। उन्होंने इन नाविकों को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा से पकड़ लिया, वो भी बिना किसी ठोस वजह के। तो चलिए जरा इस घटना की तह तक चलते हैं। 8 दिसंबर को MV वैलेंट रोअर नाम के जहाज को रोक लिया गया। इस पर 16 भारतीय, एक श्रीलंकाई और एक बांग्लादेशी नागरिक सवार थे। ये सब हुआ दुबई के पास अंतर्राष्ट्रीय पानी में, और जहाज को सीधा ईरान के बंदर जस्क पोर्ट पर ले जाकर हिरासत में ले लिया गया। पर रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये कोई एक बार की बात नहीं है। असल में ये ईरान के एक बड़े और सोचे समझे पैटर्न का हिस्सा है। अगर आप इन तारीखों को देखें तो एक पैटर्न साफ नजर आता है। 2015 से लेकर अब तक बार बार ऐसे जहाज़ों को निशाना बनाया जा रहा है जिन पर भारतीय नाविक काम करते हैं। ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता, ये एक साफ और चिंताजनक रणनीति है। और एक बात बिल्कुल साफ होनी चाहिए, ये लोग भारतीय नौसेना के जवान नहीं हैं। ये आम नागरिक हैं जो सिर्फ सामान का इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं। इन्हें पकड़ना सीधे सीधे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानूनों का उल्लंघन है, और ये उस रास्ते पर खतरा पैदा करता है जिस पर भारत की एनर्जी सिक्योरिटी यानी ऊर्जा सुरक्षा टिकी हुई है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ईरान ऐसा कर क्यों रहा है? इसके पीछे की वजहें तेल, अंतर्राष्ट्रीय बैन और जियोपॉलिटिकल पावर दिखाने की एक उलझी हुई कहानी में छिपी हैं। इन सभी कार्रवाइयों के पीछे है IRGC। ये ईरान की रेगुलर आर्मी नहीं है, बल्कि एक बहुत ही ज्यादा ताकतवर फोर्स है जिसका सीधा काम सुप्रीम लीडर और ईरान की विचारधारा की हिफाजत करना है। और यही फोर्स इस पूरे इलाके में ईरान की मर्जी को लागू करती है। तो देखिए, ईरान दुनिया को कहानी क्या सुनाता है। वो कहता है कि हम तो अपने सस्ते तेल की कालाबाजारी रोक रहे हैं, क्योंकि ईरान पर बहुत सारे बैन लगे हैं, तो वो अपने नागरिकों को तेल बहुत सस्ता देता है और इसी वजह से ब्लैक मार्केटिंग होती है। लेकिन असल कहानी कुछ और है। असली मकसद है होर्मुज जलगमरू मध्य जैसे दुनिया के सबसे जरूरी समुद्री रास्ते पर अपना दबदबा दिखाकर बाकी देशों पर दबाव बनाना। MV वैलेंट रोवर के मामले में ईरान का इल्जाम क्या था पता है? पूरे 60 लाख लीटर। उनका कहना था कि ये जहाज 60 लाख लीटर डीजल की तस्करी कर रहा था। लेकिन कप्तान की कहानी बिल्कुल अलग थी। उन्होंने साफ कहा कि जहाज में डीजल नहीं बल्कि लो सल्फर फ्यूल ऑयल था। सबूत के तौर पर लैब सैंपल भी दिए, लेकिन ईरानी अधिकारियों ने उन्हें मानने से ही इनकार कर दिया। और तो और, क्रू को जिन हालात में रखा जा रहा है वो समुद्री श्रम सम्मेलन का सीधा उल्लंघन है। एक ऐसा समझौता जिस पर भारत और ईरान दोनों ने दस्तखत किए हैं। और यहीं से भारत की मुश्किल शुरू होती है। सवाल उठता है कि भारत सीधे सीधे ईरान को चेतावनी क्यों नहीं देता, क्यों कोई कड़ा एक्शन नहीं लेता? इसका जवाब एक बहुत ही नाजुक जियोपॉलिटिकल बैलेंस में छिपा है। बात सीधी सी है। ईरान से पंगा लेने का मतलब है अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक अपनी सीधी पहुंच खो देना, खासकर चाबहार पोर्ट जैसे प्रोजेक्ट्स के जरिए जो पाकिस्तान को बाईपास करने के लिए जरूरी हैं। ये एक ऐसा दाव है जिसे भारत फिलहाल नहीं खेल सकता। जियोपॉलिटिक्स में कभी कभी कड़वे घूंट पीने पड़ते हैं, और इस वक्त भारत के हित एक बहुत ही मुश्किल मोड़ पर खड़े हैं। इसीलिए सीधी टक्कर लेने के बजाय भारत को सॉफ्ट डिप्लोमेसी का रास्ता अपनाना पड़ रहा है। इसका मतलब है पर्दे के पीछे बड़े अधिकारियों के बीच शांत बातचीत करना, कतर जैसे देशों का इस्तेमाल करना जिनके ईरान से अच्छे रिश्ते हैं, और ओमान जैसे दोस्तों के जरिए अपील करवाना। पर इस पूरी कहानी में एक और एंगल है जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, और वो है ईरान के अंदर के हालात, जहां इस वक्त जबरदस्त उथल-पुथल मची हुई है। 3000 से ज्यादा, ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। ये उन लोगों की अनुमानित संख्या है जो ईरान में चल रहे विरोध प्रदर्शनों में मारे गए हैं। इससे पता चलता है कि ईरान की सरकार कितने ज्यादा घरेलू दबाव में है, इतना कि देश में इंटरनेट तक बंद करना पड़ा है।
जब किसी देश के अंदर इतनी उथल-पुथल हो, इंटरनेट बंद हो, हजारों लोग प्रदर्शनों में मारे जा रहे हों और भारत, अमेरिका जैसे देश अपने नागरिकों को वहां से निकलने को कह रहे हों, तो उस देश के बाहरी फैसले और भी अप्रत्याशित और खतरनाक हो जाते हैं। और ये बात पकड़े गए नाविकों के लिए स्थिति को और भी गंभीर बना देती है। तो कुल मिलाकर ये सिर्फ एक जहाज और उसके क्रू की कहानी नहीं है। ये भारत की कूटनीति, उसकी ऊर्जा सुरक्षा और एक बेहद अस्थिर इलाके में अपने नागरिकों को बचाने की उसकी क्षमता का एक बहुत बड़ा इम्तिहान है। दांव पर बहुत कुछ लगा है। भारत की एनर्जी सप्लाई लाइन खतरे में है, उस इलाके में काम करने वाले हजारों भारतीय नाविकों का भविष्य खतरे में है, और इन 16 लोगों की किस्मत ये तय करेगी कि आगे चलकर भारत और ईरान के रिश्ते किस दिशा में जाएंगे। और आखिर में ये एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है, क्या भारत की ये सधी हुई सॉफ्ट डिप्लोमेसी एक मुश्किल हालात में समझदारी भरा कदम है, या फिर ये अपने ही नागरिकों की हिफाजत करने की सबसे बुनियादी जिम्मेदारी निभाने में एक नाकामी है?